our channel Crack Judiciary. अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है लेट्स क्रैक पीसीएसजे, जहाँ पे अब हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की भी। क्रैक जुडिशरी चैनल पे आपको मिलेंगे वीडियोस जो कि होंगे कोर लॉ से रिलेटेड, लोकल लॉ से रिलेटेड, इसके अलावा ट्रांसलेशन एंड मच मोर। एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जाम वी आर गोना डिलीवर इट टू यू। मेरा नाम है अर्पिता। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था 2019 में। मैंने एलएलएम किया है क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस से। मैंने बीए एलएलबी पास किया है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब से, एंड मेरा स्पेशलाइजेशन इन बीए एलएलबी वाज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हम स्टार्ट कर चुके हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जो कि था इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहां पे हमने सेक्शन 1 से लेके 4 तक डिस्कस किया था कि क्या होता है। और इसके अलावा व्हाट वी डिस्कस वाज द इंट्रोडक्शन टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें हमने हिस्ट्री देखी थी। इसके अलावा ये देखा था कि किस टाइप का एक्ट होता है, इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है। ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में देखी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, वरना मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ का मीनिंग देखा था। मीनिंग यानी एक कोई ऐसी रेमेडी, एक कोई ऐसी रिलीफ जो कि स्पेसिफिक इन नेचर हो, यानी फिक्स्ड हो, यानी जनरल रेमेडी ना हो। जनरल रेमेडी क्या होती है? जनरल रेमेडी यानी कॉम्पनसेशन, डैमेजेस, ये सारी चीजें जनरल रेमेडी है। लेकिन किसी कुछ काम कराने के किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, एक पर्टिकुलर चीज के लिए कहना, दैट इज स्पेसिफिक। जैसे अगर मैंने आपको घर दिया है और आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं वापस रिपोजेशन के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आ सकती हूँ। ये हुआ स्पेसिफिक रिलीफ, यानी मैं एक पर्टिकुलर एक्ट करवाना चाहती हूँ आपसे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो रेमेडी है ये इक्विटेबल इन नेचर है, विच इज व्हाई कोर्ट्स ऑफ इक्विटी हैव डिजाइन दिस लॉ। हमारे पास जो पहले लॉ था वो कोर्ट्स ऑफ इक्विटी इन इंग्लैंड के ने बनाया था, वही हम चला रहे थे। लेकिन फिर 1963 में वी मेड अनदर लॉ, जो कि हमारा खुद का इंडियन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो हमने एक लॉ बनाया वो था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का। ये दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉ है ये सारी स्पेसिफिक रिलीफ जो भी बताई गई है वो सारी इसी एक्ट में नहीं दी है। अलग अलग लॉ में अलग अलग प्रोविजंस में स्पेसिफिक रिलीफ बताया गया है। इसके बाद करी थी हमने इंट्रोडक्शन में, इसमें करा था हमने कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाली लाइन अब काट दीजिए। जहां भी बैर एक्ट में आपको ये लाइन दिख रही है काट दीजिए, बिल्कुल ये अब होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। डेफिनेशंस करी थी हमने ऑब्लिगेशन की, सेटलमेंट की, ट्रस्ट, ट्रस्टी और सारी जो पांचों ई क्लॉज तक है हमने सारे ये सब कर लिए थे। हमने सेक्शन 3 सेक्शन 4 भी कर लिया था। सेक्शन 4 बोलता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट के लिए एप्लीकेबल होता है, विच इज राइट इन पर्सोनम। ये क्रिमिनल लॉज में अप्लाई नहीं करता। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल तक। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 5 से लेके 8 तक। सेक्शन 5 और से लेके 8 तक ये जो नया पार्ट है ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट 2 का भी स्पेसिफिकली चैप्टर 1 हम आज करेंगे, विच इज स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है, इसमें हम करेंगे पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 5 जो है उसका बेयर मीनिंग एक बार देख लीजिए। बेयर एक्ट का जो सेक्शन है वो एक बार देख लीजिए। ये कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसी सेक्शन से हमें ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि ये किस बारे में है। पहली चीज तो बताता है हमें ये कि ये रिकवरी के बारे में है। ठीक है, दूसरी चीज ये बताता है कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। और ये कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नेचर क्या होगा इस प्रॉपर्टी का, नेचर होगा इमूवेबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमें इसके हेडिंग से ही पता चल गई। अब ये कह रहा है पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बहुत ही जनरल प्रोविजन है। इसका स्पेसिफिक प्रोविजन आता है सेक्शन 6 में। ऐसे ही मूवेबल प्रॉपर्टी का जनरल प्रोविजन कहाँ दिया है, सेक्शन 7 में दिया है, और उसी का स्पेसिफिक प्रोविजन कहाँ दिया है, सेक्शन 8 में दिया है। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कौन करेगा। ये प्रॉपर्टी कैसी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मीनिंग क्या हुआ कि इसका मतलब ये कि आइडेंटिफाइबल हो, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी विच इज आइडेंटिफाइबल। ठीक है, यानी ऐसा ऐसा सूट नहीं आना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी के लिए आप रिकवरी फाइल कर रहे हो, किस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए आप रिकवरी फाइल कर रहे हो, वो ही
अनक्लियर हो, ऐसा सूट नहीं होना चाहिए। सूट में जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी से मुझे रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए। तो लेट्स से एक एक पर्सन है, लेट्स से ए है, कहाँ लिख रही हूँ मैं ये, सॉरी, लेट्स से ए है, तो ए के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एक्स वाई जेड बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसे वाई का पोजेशन रिकवर करना है। तो एक्स को अपनी एप्लीकेशन में ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो वाई का पोजेशन वापस चाहता है। अगर वो ये कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए, दैट वुड मीन एनी प्रॉपर्टी, वो एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर अगर वो चाहता है कि उसे उसकी प्रॉपर्टी रिकवर कराई जाए, तो उसे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी वाई के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कौन-कौन पर्सन फाइल कर सकते हैं सूट, हु ऑल कैन फाइल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 3 लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 तरह से सूट आ सकते हैं। पहला है बीइंग अ सूट बेस्ड ऑन टाइटल, यानी कोई भी पर्सन ऐसा सूट ला सकता है जो कि किस पे बेस्ड हो, बेस्ड ऑन टाइटल। बेस्ड ऑन टाइटल का मीनिंग क्या हुआ कि ओनर ओनर ही अपनी प्रॉपर्टी के लिए सूट लेकर आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक घर है जो कि काफी दिनों से बंद पड़ा है, और मैं उस घर में ज्यादा जाती वाती नहीं हूँ, मैं दूसरे घर में रह रही हूँ। अब इस घर में कुछ लोग जबरदस्ती आके रहने लगते हैं, तो यहाँ पे मैं रिकवरी किस बेसिस पे फाइल कर रही हूँ, टाइटल के बेसिस पे, यानी घर मेरा है, ये लोग जबरदस्ती घुस आए हैं, इनसे मुझे प्रॉपर्टी रिकवर करवाई जाए मेरी। तो ये क्या है, ये टाइटल के बेस पे हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है पजेसरी, यानी बेस्ड ऑन पोजेशन। ये पोजेशन कैसा है, ये लॉफुल पोजेशन है ना, ये पोजेशन कैसा है, ये लॉफुल पोजेशन है। तो मैंने किराएदारों को अपना घर दिया हुआ है, कुछ लोग आके उनसे घर खाली करवा लेते हैं, तो वो लोग भी इस सेक्शन के अंडर आ सकते हैं। वो लोग किस बेसिस पे आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ पोजेशन। तीसरा वाला जो कह रहा है, वो कह रहा है ऑन बेसिस ऑफ प्रीवियस पोजेशन, प्रीवियस पोजेशन के बेसिस पे भी आया जा सकता है, वेयर ही हैज बीन डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, बिना कंसेंट के उससे वापस ले ली गई है ये प्रॉपर्टी, या फिर विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये 3 लोग इसके अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। तो पोजेशन के इस इसके अंदर सूट कौन फाइल करेगा, कोई भी पर्सन जो कि जिसके पास टाइटल है, कोई भी पर्सन जिसका पोजेशन लॉफुल था और उसे हटा दिया गया है, या फिर कोई पर्सन जिसका इससे पहले पोजेशन था लेकिन उसकी कंसेंट के बिना और विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसे हटा दिया गया है। अब इसको अगर एग्जाम्पल से समझे तो कैसे समझेंगे, तो आप लोगों ने आप लोगों ने सुना ही होगा कि महाराष्ट्र में या फिर कहीं भी बहुत सारी जगहों पे अब तो ये होने लगा है कि सिंगल्स को घर नहीं देंगे, यानी बैचलर्स को घर नहीं देंगे। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप एक बिल्डिंग में रेंट पे घर दे रहे हैं, आप रेगुलरली रेंट दे रहे हैं, आपका जो रेंट अग्रीमेंट है उसमें भी स्पेसिफाइड है कि अगर आप घर छोड़ना चाहे तो भी आपको 30 डे का नोटिस देना पड़ेगा, और अगर आपको घर से ओनर निकालना चाहे तो भी वो 30 डे का नोटिस देगा, ठीक है। यहाँ पे एक नया बिल्डिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है, नया लॉ की नया रूल डिसाइड करते हैं वो, कि हम बैचलर्स को घर नहीं देंगे, और जो लोग हैं उन्हें अभी के अभी कल तक घर खाली करवाना पड़ेगा, और क्योंकि आप बैचलर हैं तो आपसे घर खाली करवा लिया गया। तो क्या अब आप सूट फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपका प्रीवियस पोजेशन था, यहाँ पे आपकी कंसेंट के बिना आपको घर से निकाला गया, और कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग यहाँ पे ये होता कि आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाता और उसके बाद आपसे घर खाली करवाया जाता। यहाँ पे 1 दिन के नोटिस पे आपसे जो घर खाली करवाया गया है वो इलीगल है। तो आप सूट किस सेक्शन के अंडर फाइल कर सकते हो? आप सेक्शन 5 के अंडर सूट फाइल कर सकते हो। तो ये तो है वो पार्टीज हु कैन फाइल सूट अंडर दिस सेक्शन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, पर्सन एंटाइटल्ड, है ना, कहा गया, हाँ, पर्सन एंटाइटल्ड। अब एंटाइटल्ड का क्या मीनिंग है? क्या एंटाइटलमेंट का मीनिंग ये है कि पर्सन ओनर होना चाहिए,
या फिर एंटाइटल्ड का मीनिंग ओनरशिप से अलग भी कुछ होता है। तो देखिए एंटाइटल्ड के ना दो मीनिंग होते हैं। आप किसी भी प्रॉपर्टी पे एंटाइटल दो तरह से हो सकते हो। पहला तो है टाइटल, यानी आप ओनर हो प्रॉपर्टी के, ठीक है, पहला तो है ओनरशिप। और दूसरा है पोजेशन। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजेशन है, in that case as well you can file a suit for recovery of specific immovable property। आपके पास लॉफुल पोजेशन कब होगा? लॉफुल पोजेशन तब होगा जब आप टेनेंट हो, या तो आपको किसी ने प्रॉपर्टी दी है रहने के लिए विदाउट एनी चार्ज, और विदाउट एनी बिना किसी पैसे के, बिना किसी रेंट के आपको फ्री में किसी ने प्रॉपर्टी पे रहने दिया है, तो भी आपका पोजेशन जो है वो लॉफुल पोजेशन है। तो ये ओनरशिप भी हो सकता है और पोजेशन भी हो सकता है, यानी कोई भी पर्सन किस चीज पे बेस कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी, किस कैसे इंटाइटल्ड हो सकता है, ओनरशिप से भी हो सकता है, पोजेशन से भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो आप सूट है, ये आप ये कह रहा है, जो थर्ड चीज ये कह रहा है, वो कह रहा है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप ये फाइल कर सकते हो। विच पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 9 के अंदर आप ये सूट फाइल कर सकते हो। अब थोड़ा इसको लिमिटेशन से आप थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए लिमिटेशन एक्ट से। तो लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है, हमें दो आर्टिकल देता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो कि शेड्यूल में बताए हुए हैं कि कितने साल तक आप कितने साल के लिमिटेशन के अंडर आप सूट फाइल कर सकते हो। तो दो आर्टिकल हमें बताए हैं। पहला है आर्टिकल 64 और दूसरा है 65, आर्टिकल 65। इन दोनों का ही टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 12 ईयर्स। ठीक है, ये लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं हम, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक लिख रही हूँ। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 64 और 65 की बात कर रही जा रही है। तो 64 में क्या बताया हुआ है? 64 हमें बताता है कि पर्सन जो कि डिस्पोजेस हुआ है, हु हैज लॉस्ट पोजेशन, यानी एनी डिस्पोजेस्ड पर्सन, ठीक है ना, यानी डिस्पोजेस्ड पर्सन कब ला सकता है सूट? अंडर 64। लेकिन इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इसको ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट ही वाज डिस्पोजेस्ड सब्सिक्वेंटली विदाउट हिज कंसेंट एंड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, 64 के अंडर वो पर्सन ला सकता है। ये चीज कहाँ यही चीज जो है ये कि द प्लेंटिफ हैज बीन डिस्पोजेस्ड, the plaintiff was in possession earlier but has been dispossessed without his consent and without following due process of law। ये चीज एक केस लॉ में भी मेंशन की गई थी। केस का नाम है रमैया वर्सेस नारायण रेड्डी। कहाँ लिखूं? यहां लिख देती हूँ, रमैया वर्सेस नारायण रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट का केस है 2004 का, है ना, ये केस याद रखिएगा। ठीक है, इस केस में कुछ ऐसे अलग से नहीं बताया था, बस यही बताया था कि 64 में पर्सन हैज टू प्रूव दैट ही वाज इन पोजेशन अर्लियर एंड ही हैज बीन डिस्पोजेस्ड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, 64 के अगर कोई पर्सन 64 के अंडर कोई सूट लेकर आता है तो। फिर दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहता है, आर्टिकल 65 कहता है कि पर्सन जो जिसके पास टाइटल है, यानी 65 के अंदर कौन सूट लेकर आ सकता है? ओनर, और जिसके पास टाइटल है, एक ही बात होती है वैसे। ओनर या जिस पर्सन के पास टाइटल है, एक ही बात है, तो वो लेकर आ सकता है 65 के अंडर। अगेन जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो दोनों के लिए ही सेम है, 12 साल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यही था सेक्शन 5 के बारे में। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ये जनरल प्रोविजन है। अब हम आते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन पे। सेक्शन 6 हाईली इंपॉर्टेंट, मतलब अगर इसके आगे तुमने 6 एस्ट्रिक्स नहीं बनाए हैं तो अभी बना लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार मेंस में आ चुका है, प्रीलिम्स में आ चुका है। सेक्शन 6 की एक बार जल्दी से बेयर रीडिंग करो, बेयर रीडिंग करो, तब तक मैं पानी पीती हूँ। अब ये किस पर्सन की बात कर रहा है? हु कैन फाइल अ सूट अंडर दिस सेक्शन? अ पर्सन डिस्पोजेस्ड
यानी ये स्पेसिफिकली किस चीज की बात कर रहा है, ये स्पेसिफिकली कह रहा है कि सिर्फ वही पर्सन ला सकता है जो कि डिस्पोजेस्ड है। यानी क्या ओनर ला सकता है? नहीं। यहाँ पे कौन लेकर आ सकता है? ओनरशिप की बात ही नहीं हुई है इनफैक्ट इस पूरे सेक्शन में। सेक्शन 6 में आपको टाइटल लेकर आना ही नहीं है। अगर आप टाइटल के बारे में बात करते हो तो वो उसे देखा ही नहीं जाएगा, इट विल बी ओवरलुक्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेक्शन 6 है ये कैसी रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है? इमीडिएट रेमेडी, स्पेसिफिक रेमेडी। इसीलिए सेक्शन 6 के अंडर अगर आप सूट लेकर आते हो तो इन दैट केस आपको टाइटल प्रूव नहीं करना है, ना ही आप टाइटल लेकर आओगे। टाइटल की बात इनफैक्ट इस सूट में पूरी तरह से नेगेट कर दी जाएगी। क्या रेमेडी रहेगी फिर ओनर के पास, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 6 कह रहा है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड if any person is dispossessed without his consent of immovable property other than in due course of law। यानी पर्सन कैसा डिस्पोजेस किया गया हो, बिना उसकी कंसेंट के किया गया हो, कंसेंट नहीं मिली हो, या फिर अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, यानी बिना फॉलोइंग द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसे कर दिया गया हो। दूसरा पर्सन कौन? यानी ये तो कौन हुआ? ये तो पर्सन हिमसेल्फ हुआ, है ना। दिस इज जिसको डिस्पोजेस किया है ये वो पर्सन है, ये सूट लेकर आ सकता है। अब ये क्या कह रहा है? और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession और एनी पर्सन। अब ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है दैट ही और एनी पर्सन टू whom he has been in possession। तो लेट्स से कि मैं एक ओनर हूँ प्रॉपर्टी की, मैंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है किसी और पर्सन को रहने के लिए। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी है। अब आपको डिस्पोजेस कर दिया किसी थर्ड पर्सन ने, तो इस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए मैं भी सूट फाइल कर सकती हूँ। क्यों फाइल कर सकती हूँ? क्योंकि ये यहाँ पे कह रहा है ना, देखो, थ्रू whom he has been in possession। तो you were in possession through me and that is why I also have a right to file a suit for recovery under this section। ठीक है, तो यानी पर्सन हु टू whom he has been in possession, ये हो गया। अब ये कह रहा है थर्ड कौन पर्सन हो सकता है? एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम। एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम में कौन आ जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो लोग आ सकते हैं, विच आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सन खुद हो सकता है, या फिर जिसके थ्रू पोजेशन गया हो, जिसके थ्रू आपको पोजेशन मिला हो, वो पर्सन हो सकता है ना। और कौन हो सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। इस सेक्शन के अंडर कौन फाइल कर सकता है? ये सब फाइल कर सकते हैं। देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सूट। फिर ये कह रहा है इसके अंदर फिर ये कह रहा है कि नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। यानी 6 महीने के बाद ये पर्सन ये सूट नहीं लेकर आया जा सकता इस सेक्शन के अंडर। यानी जैसे मैंने आपको आज घर खाली करवा दिया है आपसे जबरदस्ती, बिना आपकी कंसेंट के, बिना लॉफुल प्रोसीजर फॉलो किए, तो आप कब तक सूट फाइल कर सकते हो मेरे ऊपर? आज से लेके 6 महीने तक। इसी बीच में आपको सूट फाइल करना है अगर आप सेक्शन 6 के अंडर इमीडिएट रिलीफ चाहते हो तो। एसेंशियल्स क्या है इसके, इस सेक्शन के? देखो, पहला तो ये है कि द पर्सन सुइंग मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी जो पर्सन सू कर रहा है वो पोजेशन में रहा हो, या फिर जिसके थ्रू किसी को पोजेशन मिला हो, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी पोजेशन होना जरूरी है, यहाँ पे पोजेशन होना जरूरी है। पोजेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो, ओनरशिप का पहला प्रूफ जो है, ओनरशिप आप प्रूफ कैसे करते हो? आप जो पहला प्रूफ होता है वो होता है पोजेशन। यानी मैं इस घर पे रह रहा हूँ, मैं ओनर हूँ। आपका राइट, आपका टाइटल कौन चैलेंज कर सकता है? सिर्फ वही पर्सन चैलेंज कर सकता है हु हैज अ बेटर टाइटल देन यू। यानी अगर मैं इस घर में किराए पे रह रही हूँ, तो ये किराए का घर पे टाइटल किसका है? मेरा है। एंड टाइटल कौन है इसके लिए? मैं हूँ। मुझसे बेटर टाइटल किसका है? ओनर का है। तो सिर्फ वही पर्सन है जो कि मुझे इस प्रॉपर्टी से निकाल सकता है, लेकिन उसे भी मेरी कंसेंट लेनी पड़ेगी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आई गेस सब कुछ क्लियर है। अब हम आते हैं, मेरा पेन कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आई गेस सब कुछ क्लियर है ना। अब दूसरे जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो पर्सन है वो डिस्पोजेस्ड होना चाहिए विदाउट कंसेंट एंड विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है,
नेक्स्ट है कि ये जो सूट है ये कब फाइल हुआ हो, 6 महीने के अंदर। ये तीसरा रिक्वायरमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो 6 मंथ्स का रूल है ना, दिस हैज टू बी फॉलोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसको अलग से एस्ट्रिक्स मार्क कर लो इस पे। दूसरा कह रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं फाइल किया जा सकता। जैसे कई बार क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो होते हैं उसके अंडर गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है। तो उस लैंड में मान लीजिए आपका घर आ रहा है जिसकी जिसकी वजह से आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है। इन दैट केस आप सेक्शन 6 के अंडर सूट फॉर रिकवरी नहीं फाइल कर सकते। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फॉर रिकवरी नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो थर्ड सबसेक्शन है इसका इसका मीनिंग ये है कि ये अपने आप में एग्जॉस्टिव प्रोविजन है। यानी ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव प्रोसीडिंग है जिसके लिए इस सेक्शन के अंडर अगर कोई सूट फाइल किया जाता है तो ना ही उसका रिव्यू होगा और ना ही उसकी अपील होगी। नो अपील, नो रिव्यू। तो फिर क्या किया जा सकता है इसके लिए? बस इसके लिए सिर्फ रिवीजन फाइल किया जा सकता है। रिवीजन बाय हाई कोर्ट इज अलाउड। रिवीजन लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही फाइल किया जा सकता है। इसके लिए भी एक केस है जो आपको जो आपको पता होना चाहिए, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस आदर्श हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 2012 का केस है और ये सुप्रीम कोर्ट का है ना। 2012 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस आदर्श हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि रिवीजन अलाउड है लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में। ठीक है, यहां तक क्लियर है आई गेस। तो इसकी ना अपील होगी ना रिव्यू होगा। लास्ट कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। यानी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इस सेक्शन के अंडर अगर आप आते हो तो आपको टाइटल की बात ही नहीं करनी है। टाइटल ना आपसे पूछा जाएगा ना टाइटल, आपको बस ये प्रूव करना है कि आप इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में थे, लॉफुल पोजेशन में थे और आपको विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आपको इससे निकाल दिया गया है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि जिस पर्सन का राइट टू टाइटल है वो पर्सन सूट नहीं फाइल कर सकता। वो रेगुलर सूट फाइल कर सकता है, वो एक अलग से रेगुलर सूट फाइल कर सकता है टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल एंड टू रिकवर पोजेशन। यानी इस सेक्शन के अंडर तो वो नहीं कर सकता, लेकिन कौन फाइल कर सकता है? वो एक रेगुलर सूट फाइल कर सकता है फॉर एस्टैब्लिशिंग इस टाइटल एंड टू रिकवर द पोजेशन। यानी ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन के अंडर अगर किसी पर्सन को पोजेशन वापस दे दिया गया है तो फिर उसका ओनर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वो एक रेगुलर सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केस लॉ याद रखो, इसमें कौन कौन पर्सन कर सकता है वो याद रखो। अब देखो ये जो यहाँ पे अलग से ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him, ये 2018 के अमेंडमेंट से लाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर में ये चीज मेंशन करें कि ये जो थ्रू पोजेशन वाला पॉइंट है और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट है, ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर थे, सेक्शन 7 और 8 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेक्शन 7 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगेन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आइडेंटिफाइबल हो, है ना, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आइडेंटिफाइबल हो। यानी मेरे पास बहुत सारी कार्स है, मेरी कार कोई पर्सन लेके चला गया और मैं सूट फाइल करती हूँ कि मुझे मेरी कार वापस दिलवाई जाए, तो विच कार, है ना, कौन सी कार की बात मैं कर रही हूँ। तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं किस कार की बात कर रही हूँ, उस कार को आइडेंटिफाइबल होना जरूरी है। यहां तक क्लियर है। अब ये कह रहा है एनी पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ओनरशिप की बात नहीं कर रहा। देखो ये क्या बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन जो एंटाइटल्ड हो पोजेशन के, वो पर्सन फाइल कर सकता है सूट फॉर अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। नाउ कौन लोग लॉफुली पोजेस करते हैं प्रॉपर्टी? कौन लोग लॉफुली पोजेस करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी? सो सॉरी, मूवेबल प्रॉपर्टी। बेली हो सकता है,
है ना। बेली हो सकता है, यानी जिसको आपने प्रॉपर्टी दी थी, जिससे आपने प्रॉपर्टी का किराया लिया, जिसके पास आपके गुड्स है, तो ये हो सकता है एक पर्सन, ठीक है। और कौन हो सकता है? ट्रस्टी हो सकता है, यानी किसी पर्सन को आपने प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करके दी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये पर्सन भी इज इन लॉफुल पोजेशन। और कौन हो सकता है? पॉनी हो सकता है, यानी आपने प्रॉपर्टी प्लेज करी हो। तो ये सारे पर्सन कौन होते हैं? ये पर्सन होते हैं हु आर एंटाइटल टू पोजेशन। अब इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने आईपीसी में कई बार पढ़ा होगा जब आप थेफ्ट पढ़ रहे होगे। तो इसमें इसका जो मैं वही एग्जाम्पल फिर से रिकोट कर देती हूँ। तो लेट्स से कि मैंने अपनी घड़ी दी है शॉप पे ठीक करवाने के लिए। मैंने उसके ठीक करवाने के लिए जो पैसा लग रहा है, मैंने वो पैसा नहीं दिया है। अगले दिन मैं आती हूँ, मुझे दुकान पे कोई नहीं दिखता, मैं घड़ी उठाती हूँ और चल देती हूँ। यहाँ पे यहाँ पे जो लॉफुल पोजेशन था वो किसका था? वो उस दुकानदार का था। मेरे पास लॉफुल पोजेशन का, घड़ी मेरी थी, ओनरशिप मेरी थी, लेकिन लॉफुल पोजेशन किसका था? घड़ी वाले का था। मेरे पास लॉफुल पोजेशन कब आता? जब मैं उसे उसका रेम्यूनरेशन दे देती, जब मैं उसे उसका पैसा दे देती, प्राइस दे देती उसको घड़ी ठीक करने का। आफ्टर दैट आई वुड हैव गॉटन द राइट टू गेट बैक द घड़ी, ठीक है। तो ये होता है एंटाइटलमेंट, यानी एंटाइटलमेंट यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि ट्रस्टी भी सू कर सकता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, ट्रस्टी, बेली, पॉनी तीनों लोग सू कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है अ स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट, यानी टेम्परेरी राइट भी है अगर आपके पास पोजेशन का, या फिर कोई स्पेशल राइट है पोजेशन का, वो भी काफी है इस सेक्शन के अंडर सूट लेकर आने के लिए। यानी इसमें आपको ये सब प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि आप ओनर थे या फिर आपका परमानेंट राइट ऑफ पोजेशन था। ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक टेम्परेरी राइट प्रूव करना है कि इस ड्यूरेशन में ये चीज मेरे पास थी एंड आई वाज एंटाइटल्ड टू दैट, आई वाज एंटाइटल्ड टू पजेस दैट। आपको बस इतना प्रूव करने की जरूरत है। अगर आप इतना प्रूव कर देते हैं तो कोर्ट आपको ऑर्डर 21 रूल 31 के अंडर ये प्रॉपर्टी वापस दिलवाएगी, इस सीज करवाएगी ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करवा देगी। तो ऑर्डर 21 रूल 31 भी याद रखिए। अब हम आते हैं सेक्शन 8 पे। तो जैसा कि सेक्शन 5 था वो था जनरल इन नेचर, और स्पेसिफिक कौन सा था? सेक्शन 6। वैसे ही सेक्शन 7 जनरल इन नेचर है और सेक्शन 8 है स्पेसिफिक इन नेचर। अब ये क्या कह रहा है? लाइबिलिटी इन पर्सन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन, यानी ये बात कर रहा है जो पर्सन पोजेशन में है अभी, उसकी लाइबिलिटी टू डिलीवर टू अदर पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन, यानी अगर आप इमीडिएट पोजेशन आपका होना चाहिए लेकिन कोई और पोजेस कर रहा है, तो उस पर्सन की लाइबिलिटी है, उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो आपको प्रॉपर्टी वापस दे। और ये कैसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? अगेन ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। यानी आप अगर ओनर नहीं हो प्रॉपर्टी के, इफ यू आर नॉट द ओनर एंड you are possessing a property which rightfully belongs to me, for which I am entitled to possess, then the law puts a duty on you to give that property back to me, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है? अब कौन कौन एंटाइटल्ड होगा? एजेंट हो सकता है, ट्रस्टी हो सकता है प्लेंटिफ का, है ना। यानी ये कह रहा है इट मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर टू द पर्सन एंटाइटल टू इट्स इमीडिएट प्रोविजन इन एनी केस। अगर ए और डी, अगर ए और डी के अंदर सूट फाइल किया जा रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्लेंटिफ पे, ठीक है। प्लेंटिफ को प्रूफ करना है कि टाइटल उसका था ए और डी के अंदर। और अगर बी और सी के अंदर सूट फाइल हो रहा है, क्या कह रहा है बी? व्हेन कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ, सही बता रही हूँ ना मैं? हाँ। और दूसरा क्या है? व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द डैमेज। नहीं नहीं, अगर ए और डी के अंदर, हाँ, ए और डी के अंदर अगर सूट फाइल होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ
विल बी ऑन डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को प्रूव करना है कि वाई ही इज एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी, यानी मैंने अगर आपको प्रॉपर्टी एज एन एजेंट दी है तो आपको प्रूव करना है कि वाई यू आर एंटाइटल्ड फॉर द प्रॉपर्टी। एंड बी और सी के अगर अंडर आता है ये सूट, तो प्लेंटिफ को प्रूव करना है कि क्यों कॉम्पनसेशन एंड मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ, क्यों सिर्फ कॉम्पनसेशन दिलवा के मुझे भगाया नहीं जा, मुझे सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, क्यों मुझे वो प्रॉपर्टी ही चाहिए, या फिर कि एक्चुअल डैमेज इसका जो है वो नहीं असरटेन किया जा सकता, इसीलिए मुझे ये प्रॉपर्टी दिलवाई जाए। तो ये सारी चीजें प्रूव करनी किसकी जिम्मेदारी है? प्लेंटिफ की है। तो अगर ए और डी के अंदर अगर सूट जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर होता है, और अगर बी और सी के अंडर जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के पास होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। इसी में ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी क्या आप कैश रिकवर करवा सकते हो इस सेक्शन के अंडर? कैन यू रिकवर कैश अंडर दिस सेक्शन? कैन यू रिकवर मनी अंडर दिस सेक्शन? नो। व्हाई नॉट? बिकॉज मनी इज नॉट स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। मनी तो चेंज हो गया ना, यानी मैंने जो नोट आपको दिए वो नोट आपने किसी और को दे दिया, अब आप जो मुझे वापस करोगे वो कोई और नोट हो सकते हैं, वो कोई और करेंसी हो सकती है। करेंसी से मेरा मतलब है नोट एंड कॉइन्स। तो इन दैट केस ये इस चीज के लिए, मनी के लिए, रिकवरी ऑफ मनी के लिए ये फाइल नहीं किया जा सकता सेक्शन 8 के अंडर। लेकिन किसी पर्टिकुलर कॉइन की बात हो रही हो, यानी कोई एक ऐसा चांदी का सिक्का है लेट्स से जिसपे कोई एक बहुत स्पेसिफिक चांदी का सिक्का है जो मैंने आपको दिया था, अब क्या मैं इसकी रिकवरी करवा सकती हूँ? इसकी मैं करवा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना, तो ये मैं करवा सकती हूँ। बस ध्यान क्या रखना है, पहली चीज तो ये कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी वापस मिलना जरूरी इसलिए है क्योंकि कॉम्पनसेशन इन मनी काफी नहीं है। दूसरी चीज कि ये जो प्रॉपर्टी है अगर ये मुझे वापस नहीं दिलवाई गई तो मुझे जो डैमेज होगा वो डैमेज कितना होगा ये असरटेन करना मुश्किल है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कॉइन का, तो दिस कॉइन हैज a sentimental value to me. This coin was passed on from generation to generation in my family, and this has a very sentimental value to it. Now if this coin is not returned to me, the damage that would happen is not quantifiable, right? So in that case I need the possession of the property itself. I do not need compensation. Compensation can be given to me, वो डिस्क्रिशन है कोर्ट का, कि अगर आपने गलत तरीके से मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी बिना मेरी मर्जी के और आपको पता था कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो इन दैट केस कॉम्पनसेशन भी मुझे दिलवाया जा सकता है फॉर ऑल द मेंटल एग्नी दैट आई हैव टू गो थ्रू, फॉर ऑल द हार्डशिप दैट आई हैड टू एंड्योर जस्ट टू रिकवर माय प्रॉपर्टी। सो कॉम्पनसेशन इज अ डिस्क्रिशनरी पार्ट जो कि दिलवाया जा सकता है, लेकिन अगेन सिर्फ कॉम्पनसेशन दिलवा के मुझे मेरा जो लॉस है वो पूरा नहीं होगा, मुझे प्रॉपर्टी वापस दिलवाई जानी चाहिए। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 10। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो प्लीज इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, आई रिप्लाई टू एवरी कमेंट दैट आई रिसीव, सो आई विल मेक श्योर कि आपको आपका डाउट का जवाब बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, बैटरी भी लो हो चुकी है, जल्दी से मैं अब आपको अनअकैडमी के एडवांटेजेस बता देती हूँ। अनअकैडमी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी करिए। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, सारी लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, आप लाइव पोल में आंसर ले सकते हैं, जिससे आपकी एमसीक्यू की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बहुत बढ़ जाएगा। हमारी स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री है, वो क्लासेस एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज ARPI10। आप जो भी क्लास अटेंड करते हैं, आप जो भी क्लास लेते हैं, उसके कुछ फायदे मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे ये पढ़ा, तो ये सारी चीजों के PDF आपको वो क्लास पे मिल जाएंगे। इसके अलावा इंटरैक्टिव क्लास होगी ताकि आप और मैं, हम दोनों आपस में बातें करते हुए पढ़ाई कर सके। हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक रेंज करते हैं। वी सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 12 से 18 महीने का प्लान लीजिए, क्योंकि एक जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्रैक करने के लिए इतनी प्रिपरेशन तो लगती है। आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे तो उसके लिए आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल सकता है। जो भी डिस्काउंट, जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उस पर एडिशनल 10% ऑफ मिल सकता है। आपको बस मेरा कोड यूज करना है विच इज ARPI10।
अगर आपको हमारे वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे नए बैचेस के बारे में मैं बता दूं, एक एक्सेलरेटर बैच शुरू हुआ है, 11 अगस्त से शुरू हो चुका है, इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में आपको प्रिपेयर कराने वाला है। हमारा एक यूपी पीसीएसजे के ऊपर स्पेशल बैच बना है जो कि आपको अनअकैडमी ऐप पे मिलेगा, आप इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप यूपी पीसीएस से पढ़ना, यूपी पीसीएस क्रैक करना चाहते हैं तो। अगर आप राजस्थान जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी के पास आपके लिए एक अलग से बैच है जो कि आप टारगेट राजस्थान जुडिशरी के नाम से आपको अनअकैडमी ऐप पे मिल जाएगा, इसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 महीने का ये सब्सक्रिप्शन होगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उस पे मेरा कोड जरूर याद रखिए, ARPI10 फॉर एडिशनल 10% ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। ऑल द बेस्ट।